इस प्रोग्राम के प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। वक्फ संशोधन बिल संसद के बजट सत्र में पेश होने की पूरी संभावना बन रही है। मोदी कैबिनेट से बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 17 को बिल के खिलाफ जंतर मंतर में प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र को चेतावनी दी है कि अगर कदम वापस नहीं लिए तो आंदोलन वापस होगा। बोर्ड और AIMIM ने बिल को वक्फ संपत्ति को तबाह करने वाला बताया है, लेकिन विपक्षी सियासी दलों के बड़े नेताओं, इंडिया गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बरती। कुछ गिनती के नेता धरना विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि शाहीन बाग के CAA आंदोलन की तरह इस मामले में भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमाए बैठे हैं, भूमाफियाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। आम मुस्लिम वक्फ बोर्ड में सुधार चाहता है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे कि आखिर बिल अभी आया नहीं है, सदन में रखा नहीं गया है, लेकिन उससे पहले ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। जैसे ही इस बिल के संशोधन की बात आती है, तब से ही घमासान मचा हुआ है। आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सियासतदान इस पर क्या सोचते हैं। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे बीच में मौजूद हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। राज शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुंवर मोहम्मद आजम खां, भारतीय मुस्लिम महासभा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर मोहम्मद आजम खां जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत गौरव मिश्रा जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि आपकी क्या मंशा है संशोधन को लेकर, क्योंकि कई बड़े सवाल आप लोग पर दागे जा रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। बजट सत्र के दौरान क्या वक्फ संशोधन बिल सामने आएगा? देखिए, संशोधन तो होना ये तो आसन्न है, तय है, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, सबमिट हो चुकी है। मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धरना प्रदर्शन कर रहा है और मुस्लिम समाज में गुमराह करने का एक खेल खेला जा रहा है, सड़कों पर उतारने का एक खेल खेला जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसमें भी समर्थन विपक्ष का नहीं है। जिसको ये अपना साथी कहते हैं, वो सारे साथी नदारद हैं। वो भी, उनको भी पता है कि इनकी मांग नाजायज है, गलत है, क्योंकि ये संशोधन बहुत संतुलित है, न्यायपूर्ण है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ही इकाई शोषण करके जिस तरह से वक्फ बोर्ड राज्यों के एक तरह से अत्याचार किया है, कदाचार किया है, उसको पटरी पर लाना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये संशोधन विधेयक बिल जो है वो कहीं ना कहीं इन सारी एम्बिगुइटीज को, इन सारी अशुद्धियों को दूर करेगा आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ने देना चाहिए। और इस तरह की अराजकता देश में पैदा करना, राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना, ये ठीक नहीं है। जिस तरह से बयान, चाहे वो पश्चिम बंगाल में दिए जा रहे हैं, दिल्ली में दिए जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खतरनाक खेल है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वो विरोध करे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जेपीसी जब बनी और जेपीसी में सारे सुझाव शामिल किए गए और जो उनके कंफ्यूजन से, उन कंफ्यूजन पर भी सरकार ने अपनी टिप्पणी करके स्पष्ट कर दिया है, जगदंबिका पाल जी ने स्पष्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई मौका है। और सदन के पटल पर जब ये आएगा तो ये पास होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार जैसे CAA के आंदोलन को गलत तरीके से गुमराह करके सड़कों पर लोगों को उतारा गया, NRC में उतारा गया, वही खेल यहां पर भी खेला जा रहा है। लेकिन ये सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। अब गिने चुने जिनके अपने इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, जो वक्त के खेल में कहीं ना कहीं बड़े बड़े लाभार्थी रहे हैं, उनको ज्यादा परेशानी हो रही है, वही सड़कों पर धरने में दिखाई दे रहा है। अन्यथा आम जनता ये समझ रही है कि सही दिशा में ये सारी चीजें हो रही हैं, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। यहां तक कि सच्चर कमेटी ने भी इसकी प्रस्तावना दी थी, इसका सुझाव दिया था कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, और सुधार हो रहा है।
9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास मौजूद है। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,32,000 संपत्तियां चिन्हित हुई वक्फ के अंतर्गत, जिसमें सिर्फ 4,000 संपत्ति ही है जिसके पास वैध कागजात उपलब्ध हैं। आप बताइए, जो विवादास्पद संपत्तियां हैं किन लोगों की हैं, किन परिस्थितियों में ली गई है, क्या उन्होंने दान किया है या नहीं किया है, इस प्रकार से वो किसके लिए रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, जनरेशन का काम कर रही है, वो संपत्तियां कौन बेच रहा है, यही लोग तो आखिर इस खेल को खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे रोक तो लगनी चाहिए और ये बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है और इसके लिए इसको दुरुस्त करना, इसको पटरी पे लाना ये परम आवश्यक है और पारदर्शिता के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राज शर्मा जी, आपका क्या कमेंट रहेगा इस पर? क्या आप लोग संशोधन को लेकर क्या स्टैंड है आपका और प्रदर्शन को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, आज के टाइम में जब देश एक संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा हो तो व्यक्तियों को अपनी पार्टी को छोड़ के भी देश के बारे में सोचना चाहिए। हम यहाँ पे आके तथाकथित पार्टियों के प्रवक्ता जो चाहे मन कह आ जाता है वो कहते जाते हैं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी गौरव भाई कह रहे थे, मैं गौरव भाई एक ही बात कहता हूं, हम लोग सभ्य लोग हैं। जैसा कि हम अपने आप को कहते हैं, मजा तो तब है कि सामने का व्यक्ति भी हमें सभ्य कह दे। मैं ये कह रहा हूं, ये छोटी मोटी बात है। एक आप भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये दही से मक्खन निकालती कम है, गिराती ज्यादा है। आप हल्ला इस तरह मनाते हो, आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि वक्त के बिना राज शर्मा का गुजारा भी नहीं चलेगा। मैं कहता इन चीजों को छोड़ के पहले एक अध्यादेश ले आते कि जितनी भी सरकारी उपक्रम है वहां पे 1 साल में जो रिटायर होते हैं, जो वैकेंसियां एग्जिस्ट होती हैं, उनको भरा जाएगा। मजा आ जाता। देश ने आपको इसलिए चुना था। देश ने 2014 में देश की जनता ने बड़े लाडो प्यार से आपको सत्ता दी थी। हमारे 2 बार के टर्म को एकदम उन्होंने नकार दिया था। इसलिए चुना था कि आप इन झगड़ों में हमें उलझाए रहे, कभी संबल पे कभी कंबल पे। ये उन्नति जी, मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी उस जैसे एक मोहल्ले में एक ननकू नाम का या कोई छोटा सा लल्ला रहता है, वो हमेशा करता कुछ नहीं, हर चौराहे में हर किसी के यहां शीशा खिड़की का तोड़ता जरूर है। अरे वक्त की भूमि थी, इत्मीनान से करते उसे। आप उसके पीछे पड़े हुए लोगों को यह दिखाना चाहते हो और आपकी छवि भी यह बन गई कि आप, अगर सही बता रहा हूं, आगे पकड़ा को कोई मुस्लिम के लिए अच्छा काम भी करोगे ना, तब भी आपको शक की निगाहों से देखा जाता है। आप इस देश में मुस्लिम, ईसाई, हमारे यहां 7-8 धर्म के लगभग लोग रहते हैं। मैं कह रहा हूं सबको जीने का अधिकार होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है वरना बहुत बोलता। आप लोगों ने तो यह भी शुरू करा था कि हिंदू और मुस्लिम अपनी फलों के उसमें लगाएंगे। हिंदू, मेरे ही जिले में मैंने सामान लिया, उसने बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ दीपक फ्रूट सेंटर, और बगल का मुस्लिम से वो महंगा दे रहा था। जहां संतरा मुझे 100 रुपए मिल रहा था, उस दीपक के यहां 140 रुपए मिल रहा था। जहां अंगूर 130 रुपए था, वो दीपक फ्रूट वाला 160 रुपए दे रहा था और मुझ जैसे पंडित से लड़ने को तैयार था। ये देश पैदा कर रहे हो, ये देश पैदा करोगे, वक्त में उधार दोगे, फिर सनातन धर्म का वो बना दोगे, इससे देश नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं देश का युवा, आजकल ये चर्चा है उन्नति, मैं पार्टी से हटकर भी बोलूंगा, कुछ तो हमारी गलतियां नहीं होंगी जो आप जैसी नक्कारी सरकार आ गई, कुछ कमियां ना होती तो आज देश को ये नकारापन भी नहीं देखना पड़ता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश को आगे बढ़ाने की चेष्टा करो, बार बार पीछे लोगों को गाली मत दो। जिस आदमी ने जवाहरलाल नेहरू के 2 पन्ने ना पढ़े हो, जिस आदमी ने गांधी के बारे में 17 लफ्ज ना जाने हो, वो चाहे गांधी जी को गाली दे दे, चाहे नेहरू जी को गाली दे दे। मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दे, मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे देश के विपक्ष के नेता को कोई गाली दे, मगर मेरा देश का प्रधानमंत्री शक्तिशाली है। अगर मेरा प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाएगा और वहां का राष्ट्रपति अगर मेरे प्रधानमंत्री की मजाक उड़ाएगा तो गौरव भाई ये भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। मैं हूं ताकतवर, मैं बोलूं तो मेरे देश का प्रधानमंत्री। लेकिन एक बात सुनो, क्यों देश मुझे समझ में आ रहा है राज शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि आपको क्रम से दिक्कत है, जिस क्रम में सरकार काम कर रही है, आपको संशोधन से कोई तकलीफ नहीं है? बात संशोधन की नहीं, बात यह है कि वक्त में मुझे अगर मान लो मैं कहीं गिर जाऊं तो चोट में पहले पट्टी बांधने का वो। आप देश को आप मत करवाओ फिर। 1954 में एक्ट बना, उसके बाद आज कौन सा साल है? 2025 है। नदारत हो गई, अभी भी आप चाहते हैं क्या? पहले ये बताइए, क्या जमीन चली गई?
मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात का जवाब दे दो। मैं कहूंगा कि आप सरकार, ठीक है, चलिए इस पर बहस पे मैं आऊंगी आगे। नियत में नीति गलत हो सकती हो, नियत खोट भी नहीं होना। ठीक है, नियत पर जवाब लूंगी गौरव जी आपसे, अपना जवाब जुटा कर रखिएगा। ठीक है, और भी मेहमान हैं, छोटा छोटा कमेंट लेने दीजिए मुझे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी भी, आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले कुंवर मोहम्मद आजम खान जी, आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि आखिर ये जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, सबसे ज्यादा संपत्ति वर्तमान में है अगर रेलवे और डिफेंस के बाद देखा जाए तो, आखिर इतनी बड़ी संपत्ति है, लेकिन इससे किसका भला हो रहा है? अगर जो संशोधन आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि उससे पारदर्शिता आएगी, या अगर उससे आपत्ति है तो क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश ये करूंगा कि आप स्क्रीन पे ओवैसी जी की फोटो मत दिखलाएं। ओवैसी जी भारत के मुसलमानों के कोई नेता नहीं है। आप बार बार ओवैसी जी की फोटो अरे सर, जंतर मंतर पे सबसे ज्यादा वो ही आ रहे हैं ना, जंतर मंतर पे वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। पहले बात तो आप ओवैसी जी को हटाइए, यहाँ पर ओवैसी जी मौजूद नहीं, उनको आप हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? सवाल है वक्फ बोर्ड का, सवाल है वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल का। मैं संशोधन बिल के समर्थन में यहाँ बैठा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा काम पहली बार जो किया है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। वक्फ बोर्ड का मतलब मुसलमानों का मैटर, क्योंकि वक्फ की संपत्तियां जो भी दान की गई हैं, मुसलमानों ने की है दान जी। आज से 75 साल पहले जो कानून बना और आज तक जो भी रायता फैला रहे लोग, और जो भी संपत्तियों को बेच करके लोग अपनी अपनी उल्लू सीधे कर रहे हैं, अपनी अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, और वक्फ बोर्ड को बाकायदा जो है भू माफियाओं, बिल्डर्स के हाथ में गिरवी रख दिया गया है। इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम का ही नुकसान हो रहा था जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है गरीब मुसलमान, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते पैसे की कमी की वजह से, उनके लिए ये दान की व्यवस्था बनाई गई थी कि उन लोगों की मदद हो सके। वक्फ बोर्ड से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, जो आमदनी किराए की आ रही है, वो उन बच्चों तक पहुंचे, ना कि उन जमीनों को बेच दिया जाए। ये मामला कांग्रेस पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, बिल्कुल ये मामला विशुद्ध रूप से मुसलमानों का मामला है। और मुसलमानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार, मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम उठाया, और हमको डीएम के जो अधिकार दिए गए हैं संशोधन बिल में, किसी भी जिलाधिकारी की नियत पर हमको शक नहीं करनी चाहिए जी। अगर कोई गलत बात होगी तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चाहेगा, जिलाधिकारी चाहेंगे किसी को भी अलर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ सियासत की जा रही है, और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आपका हक छीन लिया, आपके वक्फ बोर्ड पे कब्जा कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। जेपीसी ने बाकायदा मंजूरी दी है, और हमको लगता है आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में ये एक्सेप्ट भी कर ली जाएगी, स्वीकार भी कर ली जाएगी, और कानून आ भी जाएगा। ये जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, इन सबको मालूम है कि ये सब चीजें होने जा रही है, लेकिन बावजूद जब उनको पता है कि अब हमारा कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं मुझको मिल रहा है, ऐसे में वो दर्शाना चाहते हैं जंतर मंतर या फिर किसी भी फोरम पर, किसी भी मंच पर जाकर के मुसलमानों का नेता बनने की जो होड़ है, वो कहीं ना कहीं राजनीति में देखने को मिलती है डॉक्टर अजय तिवारी जी। लेकिन क्या करें, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारा हक और मुसलमानों का हक छीन लिया है। फिर मैं आप कहूंगा, बिल्कुल बहुत स्पष्ट तरीके से आपने अपना वक्तव्य दिया है मोहम्मद आजम खान जी, बहुत स्पष्ट आपने वक्तव्य दिया है। आपके पास आ रही हूं अजय तिवारी जी, क्योंकि मुसलमानों का नेता बनने की होड़ मची हुई है, वोट बैंक पर इतनी ज्यादा नजर है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या ऐसी स्थिति चल रही है? आप भी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उन्नति जी, यही स्थिति चल रही है। अजय जी से अब मेरा सवाल है, आ रही हूँ आपके पास। फ्रेम में से हटाइए ओवैसी जी को। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अजय जी, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल, मुसलमानों के लीडर बनने की होड़ बनी हुई है, और एक बात फिर अभी कुंवर मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी कही है कि कोई भी मुसलमान का मुद्दा होता है, ओवैसी जी बीच में आ जाते हैं जी। ओवैसी जी को मुसलमान लीडर मानता ही नहीं है, उसके बावजूद भी आ जाते हैं।
दूसरी चीज क्या है कि आज भारत देश को संशोधन की जरूरत है। सन 1954 का बना हुआ इतिहास जो कि गुंडई में बदल गया, भूमाफियों में बदल गया, कब्जे में बदल गया, मतलब गलत तरीके से कब्जा करके बेचने में तब्दील हो गया। इस चीज को अगर बिल पास करके संशोधन किया जा रहा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जमाना अब वो नहीं रहा कि आप किसी भी मकान पर, किसी भी जमीन पर उंगली रख दें और उंगली रख करके बोलो कि ये वक्फ बोर्ड की हो गई, तो ये अब बकौती कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का युवा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए जो भी ये बिल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज लाया जा रहा है, और इससे मुझे उम्मीद है कि इसे पास करवाने में इन लोगों को सहयोग करना चाहिए और वक्फ बोर्ड का नियम चेंज कर देना चाहिए, ताकि कब्जा करने वाले लोग, भूमाफिया जैसे लोग, गुंडे जैसे लोग उस पर अपना अधिकार न जता सकें। उन्नति जी, अभी हमारे राज शर्मा जी कह रहे थे, राज शर्मा जी को वक्फ बोर्ड पर बोलना है और राज शर्मा जी बोल रहे हैं कि हम जो है आप रोजगार दे दीजिए, फलाना दे दीजिए। मैं राज शर्मा साहब से कहना चाहता हूं, आप अपने कांग्रेस के विपक्ष की पार्टियों को, जो भी विपक्ष है, विपक्ष को मजबूत करना है तो अपने धड़ा को मजबूत करिए, अपनी टीम को मजबूत करिए। आप भूल गए 1954 का वो दिन, 1950 के बाद जब भी जनता के लिए काम होता था, आंदोलन हुआ करते थे। आज आपके पास टीम नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करने में कमजोर हो जाते हैं। अरे बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, भुखमरी मुद्दा है, ऑयल मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, प्याज मुद्दा है। अरे किसी मुद्दे पर उठो तो मेरे भाई, रजत भाई, अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाइए कि अगर हम तो भारत देश में चाहते हैं कि पक्ष अगर मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। आज आप आंदोलन करेंगे नहीं, टीवी पर आएंगे नहीं, तो टीवी पर इस तरह से आने से कोई फायदा नहीं। जनता की आवाज विपक्ष आप है, हम लोग तो देखिए मूक दर्शक लोग हैं, हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम जनता हैं। हम आपसे ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि रजत शर्मा जी कब अपनी टीम लेकर के हमारे समर्थन में बोलेंगे। हमारे समर्थन का बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि 1954 वाले नियम जो गलत बने थे, उस नियम का खंडन करेंगे आप। अगर आपको खंडन करना है तो बेरोजगारी, महंगाई और आरक्षण पर बात करिए ना, कि ये आरक्षण जो जिस तरह से दिए जा रहे हैं, आप बताइए कि अगर 1950 के बाद से 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया गरीबी को हटाने के लिए, और आज 70-75 साल हो गए गरीब नहीं हटे, और गरीब नहीं हटे बिल्कुल। और देखिए, गरीबी हटाओ का नारा भी बहुत पुराना है, समय समय पे सरकारें बदलती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बड़े बुलंद स्वरों के साथ मूलभूत सुविधाएं उठाई जाती हैं, लेकिन घूम फिर के मुद्दे यहीं आ जाते हैं। शायद आपने मुझे पहली बार देखा होगा, मैं आरक्षण पे खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूँ। अगर तिलक लगाया तो तिलक की लाज रखना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ नहीं, राज शर्मा जी, आप आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो खराब नहीं है, वो मुद्दे खराब नहीं है, लेकिन वो मुद्दे आपको सड़कों पर उठाने हैं। तिवारी जी बहुत बात अच्छी बोली। मैं कह रहा हूँ कि आखिर, मैं कह रहा हूं, देखिए आपने सही कह रहे हैं, आपने 100% मेरे लिए या मेरी पार्टी के लिए भी सही कहा। मैं कहता हूं इस बात के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही तो तिवारी जी हम लोगों को हो रही। आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, सरकारों को अध्यादेश लाके उस फैसले के विरोध में नहीं जाना चाहिए, मगर सरकारें जाती हैं। कुछ तो गलतियां मैंने पहले कही थी, हमसे हुई होगी, वरना नकारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिना। चलिए ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे पर, क्योंकि राज शर्मा जी, ये जो वक्त संशोधन को लेकर जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं आप लोग के जो प्रवक्ता हैं या फिर नेता हैं वो टिप्पणियां कर देते हैं, तो ऐसे में पार्टी का स्टैंड क्या है वो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ऐसा हो जाए कि भीड़ में मिल जाएंगे आप लोग भी। आपने सही बात कही उन्नति जी, कुंवर साहब की मैं इत्तेफाक रखना चाहूंगा इनकी बातों से। अच्छा, मुझे एक बात में हंसी आ रही, अभी कुंवर साहब ने कहा ये मुसलमानों का मैटर है, बेसिक है, ये मुसलमान समुदाय का है, तो ये लोग करें, सरकार को भी इन्हीं लोगों के नेताओं को लेना था साथ में, ये देख लेते क्या अच्छा है क्या बुरा है, भाई इसमें क्या दिक्कत था। जो मुस्लिम समुदाय है उसका फैसला मैं कोई कर पाऊंगा। अभी कुंवर साहब ने बात तो सही बोली है, भाई ये टोटली प्योरली ये मुस्लिम लोगों के लिए है। तो मैं ये कह रहा कि जो ये जेपीसी जो भी बनाई थी, इसमें सारे मुस्लिम नेता रख देते, ओवैसी जी को भी रख देते। क्या हर बात में ही क्रिटिसाइज करना जरूरी है? मेरी बात है, अगर दुश्मन भी अच्छा काम करे, लीजिए, रख दिया तो दिक्कत है, नहीं रखा तो दिक्कत। गौरव मिश्रा जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आप लोग क्यों विपक्ष को भी कहीं ना कहीं आप लोग अपनी मंशा के जरिए उनको भी टारगेट कर रहे हैं क्या?
नहीं, देखिए राज शर्मा जी लगता है अपना इतिहास भूगोल स्वयं नहीं पढ़ते हैं। मुद्दे सही के मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन जब मुद्दे होते हैं इस देश में तो इनके नेता वियतनाम चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और रही बात इस अमेंडमेंट में सिर्फ मुसलमानों की भागीदारी की, तो जब 1995 में इन्होंने अमेंडमेंट लाया था और ट्रिब्यूनल बनाया था और सर्वाधिकार पूरी तरह से एक तरह से माफिया की तरह सारा ताकत सरकार की तरह समानांतर ताकत इस बोर्ड को दे दी थी, इस एक्ट को दे दी थी, तो वो कौन दिया था? इन्हीं की सरकार ने दिया था। कौन लोग थे? क्या वो मुस्लिम थे? नहीं, वो मुस्लिम नहीं थे, वो इनकी सरकार थी, इनकी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसा किया था। तो ये कहना कि नहीं उसमें केवल मुसलमानों को ले लीजिए, अरे जिन लोगों की जमीन वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कब्जा की गई है, क्या वो सिर्फ मुसलमानों की है? मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है, हर समुदाय की, हर समाज की है। तो उसकी स्क्रूटनिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक पूरा का पूरा गांव ही जिसको वक्फ का संपत्ति बना दिया गया, उसको घोषित करने की बात की गई, तो क्या वो उनकी संपत्ति हो सकती है? क्या उसकी स्क्रूटनिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? या फिर स्क्रूटनिंग सिर्फ मुस्लिम ही करेगा उसकी? तो ये सब एम्बिग्युइटीज जो है इनको सुधारना बहुत जरूरी है। कुंवर साहब ने सही कहा कि इससे अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो मुस्लिम समाज ही पीड़ित है। बिल्कुल, और देखिए छुटकारा मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किसी तुष्टिकरण के आधार पर ये सब काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, कुंवर जी आप बड़ा अच्छे से स्पष्ट कर रहे थे। बताइए कि पसमानदा मुसलमानों का भी किस तरीके से उत्थान होगा? वही हमारी पार्टी, हमारी सरकार ठीक है। और राज शर्मा जी ने जो कहा कि सिर्फ मुसलमानों को ही जेपीसी में ले लेते, उस पर भी एक कमेंट जल्दी से, वक्त कम है। अगर बड़ी ईमानदारी से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का संचालन किया गया होता तो कोई भी मुसलमान बच्चा जो है वो बेरोजगार ना होता, ना ही अनपढ़ होता। हर बच्चा जो है किसी न किसी कॉलेज, और उनकी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है, एजुकेशन इनके जो सिस्टम में बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये बच्चे जो है आज शिक्षित नहीं रहते, ये सिर्फ मदरसे तक नहीं रहते। ये वक्फ बोर्ड का मामला क्या है कि वो टोटल सारा पैसा जो वहां का जो आता है उसके मतवल्ली हजरात खुद खा जाते हैं। और मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है महोदय, मैं उनसे भी एक बात बताना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट बिल है उसमें जो अधिकार दिया गया है उसमें डीएम को दिया गया है, और डीएम मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। वो जिला अधिकारी होगा, जिला अधिकारी को ये पावर होगा कि साहब ये गलत तरीके से इस जमीन का इस्तेमाल हो रहा है कि सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस वक्फ बोर्ड को संचालन सही ढंग से किया जा रहा है, या अलॉटमेंट सही ढंग से किया जा रहा है, या फिर किराया सही ढंग से दिया जा रहा है, या फिर गलत तरीके से उसको बेचा जा रहा है। उसको रोकने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई बिरादरी नहीं होती, वो अपने आप में एक संवैधानिक पद पे होता है और उसी पद पे रह करके वो कोई फैसला लेगा। और इसमें हमको किसी भी अधिकारी पर की नियत पे शक नहीं करना चाहिए। और रही बात ये कि टोटल इसमें हजारों करोड़ की संपत्ति मुसलमानों ने ही दान की है, और उन दान की संपत्तियों को कि बंदर बांट की गई है इतने साल में, अब तो बची भी नहीं है साहब। कायदे से उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, होटल बन गए हैं, किसी ने कुंवर साहब बहुत सारी संपत्ति अतीक अहमद के पास से मिली वक्फ की, कोई फायदा आजम खान साहब से मिली, मैंने इस संबंध में ओवैसी साहब के पास है, लेटर भी लिखा था और भी पक्ष में लिखा था, अमेंडमेंट बिल के पक्ष में जेपीसी को हमने लेटर लिखा था अपनी संस्था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि ये बिल पास होनी चाहिए ताकि पता चले ये उसमें कौन कौन बेईमान है, चोर है। उनमें जब जेल जाएंगे वो जेल जाने की डर की वजह से किसी न किसी ने आगे कर रहे हैं कि भैया इससे मुझे बचा लो, हम तो इसमें पकड़ जाएंगे, हम तो इसमें जेल चले जाएंगे। उसकी डर की वजह से ये परेशान है, बल्कि इनको गरीब मुसलमानों, आम मुसलमानों, पसमंदा मुसलमानों, बेवा औरतों, इनसे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, देखिए 1954 से एक्ट बना और उसके बाद से अब तक पारदर्शिता को लेकर सवाल समय समय पर उठे हैं। तो फिलहाल इस संशोधन से बड़ी उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें की जा रही है पारदर्शिता की, वो कितनी सफल होती है देखना होगा। बिल लाया जाता है कि नहीं सत्र के दौरान, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।